बैक ऑन माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस यूनिट नंबर 9 जिसका नेम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कि गांव के अंदर लोग किस किस प्रकार से काम करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में करेंगे कि शहरी क्षेत्र में लोग किस तरह के काम करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। तो देखिए ज़रा इस पिक्चर से हमें काफ़ी कुछ क्लियर होता है। देखिए अब मैं पूछूं कि शहरी क्षेत्र में किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। देखो अब 3 तरह की कंडीशन होती है। हमने गाँव में भी पढ़ा था 3 तरह की कंडीशन है। अब शहरी क्षेत्र में भी कुछ 3 तरह की कंडीशंस है। कंडीशन नंबर अगर 1 देखी जाए उसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी खुद की बिल्डिंगें होती हैं, खुद के होटल होते हैं, खुद की दुकानें होती हैं, जो क्या करते हैं दूसरों की जगहों पे जाकर काम नहीं करते बल्कि और भी लोगों को अपनी जगहों पर काम करवाते हैं, पूर्ण रूप से लोगों को भी रोजगार देते हैं, प्लस में खुद भी काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, इनकी खुद की संपत्ति होती है सारी की सारी और इनका मुनाफा बाकियों के मुकाबले ज़्यादा होता है। इनकी एक दुकान के बजाय और भी काफ़ी काम होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो था थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया, बाकी हम यूनिट में करेंगे। अब दूसरी कंडीशन में क्या आता है, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो छोटे मोटे मतलब खुद के ही क्या होते हैं, जैसे ठेले हैं वो फुटपाथ पे लगा लेते हैं, रेडी होती है जिनकी खुद की, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनकी खुद की हैं। बट देखो इनको भी क्या दूसरों की जगहों पे जाके काम नहीं करना पड़ता, दूसरों के घरों में, दूसरों की किसी प्रकार की कंपनी में इनका छोटा मोटा खुद का ही व्यापार होता है। ये मुनाफा उतना कमाते हैं जितना इनका जीवन अच्छे से चल सके, मतलब ये ना तो ज़्यादा मुनाफा कमा पाते और ना ही बिल्कुल ख़राब स्थिति होती है इनकी, ये इतना कमा लेते हैं जिससे ये अपना और अपने परिवार को अच्छे से पाल सकें। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन के अंदर देखते हैं किस तरह के लोग आते हैं। अब तीसरी कंडीशन के अंदर इस तरह के लोग आते हैं जो दूसरों की कंपनी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दूसरों के घरों में काम करते हैं, इनके पास खुद की कोई किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं होता है और इनका मुनाफा सबसे कम होता है। क्योंकि देखो अगर कोई व्यक्ति अगर जाकर किसी गाँव में खेत में काम कर रहा है, किसी की कंपनी में काम कर रहा है, किसी की फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, तो जिन महीनों में काम ज़्यादा होता है सिर्फ उन्हीं महीनों में इनको काम मिलता है, बाकी महीनों में ये इनको काम नहीं मिल पाता, जिससे इनको और इनके परिवार को जीवन यापन करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, तो जिससे इनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो 3 तरह की हमने कंडीशंस पढ़ ली है कि किस तरह से लोग अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो इस पिक्चर में कुछ देखते हैं। अब देखो बड़ी बड़ी जो बनी हुई हैं बिल्डिंग्स हैं, ये बैंक हैं, कुछ डॉक्टर्स होंगे, ये देखो हॉस्पिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह में कौन से लोग आते हैं, ये फर्स्ट नंबर वाले जिनका खुद का है और बहुत अच्छा ये लाभ कमा पाते हैं और सेविंग भी कर पाते हैं अपना जीवन बिताने के साथ साथ। अब दूसरे के अंदर क्या आता है, जैसे खुद की रेडी है, ठीक है, छोटे मोटे खुद के व्यापार हो सकते हैं, जैसे ड्राइविंग अगर कोई कर रहा है, ठीक है, ड्राइविंग कर रहे क्या तो उसकी खुद की बस हो, मतलब ये अच्छा है भाई, चलो अपना भी कमा लेते हैं और परिवार के लिए भी और थोड़ा बहुत सेव कर पाते हैं। जिनकी खुद की रेडी होगी, ठीक है, छोटी मोटी खुद की दुकानें होंगी, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर कौन से आते हैं, जैसे ये ठेले लगा लेते हैं फुटपाथ पे, तो ये क्या है, मतलब इनका खुद का काम है, दूसरों की जगह पे काम नहीं करते हैं, बट इनका जीवन जो होता है अच्छा खासा ये चला लेते हैं क्योंकि ये अपने पे निर्भर रह के काम करते हैं, दूसरों के घरों होटल कंपनीज में काम नहीं करते हैं, ये लगातार अपना काम करते हैं। अब जो तीसरी कंडीशन में आता था वो कौन कौन से दे, देखो कुछ ऐसे लोग मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, किसी की कंपनी में काम करते हो, ठीक है, दूसरों के होटल में घरों में काम करते हो, कहीं खेत में जाके काम करते हो, तो इस तरह के लोगों को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है। जिन जिन महीनों में फैक्ट्रीज कंपनी खेतों में काम होता है सिर्फ उन्हीं महीनों में इनको काम पे रखा जाता है, बाकी महीनों में इनको काम से निकाल दिया जाता है, जिससे इनको और उनके परिवार को जीवन यापन करने में काफ़ी उन महीनों में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से लोग काम करते हैं, कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये शहरी क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो गांव और शहरी क्षेत्र में कुछ बहुत फ़र्क है। जो गांव था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आजीविका चलाने के मेन 2 साधन थे, या तो वो मछली पालन वगैरह करते थे, ठीक है,
और अगर वो मछली पालन करते थे तो क्या होता था, कुछ महीनों में उन मछली जैसे मानसून का महीना हो गया, ठीक है, सुनामी आती थी तो तब वो मछली नहीं पकड़ पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। और खेत का था, गांव में हमने देखा कि कुछ महीनों में जैसे निराई है, कटाई बुआई के महीनों में काम मिलता है, बाकी महीनों में नहीं मिलता, तो इस तरह की कंडीशन गांव में भी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, देखो भारत में 5000 से ज़्यादा, जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखे हैं। भारत में 5000 से भी ज़्यादा शहर है और 27 महानगर है। अब शहर और महानगर में क्या फ़र्क होता है, देखो ऐसा क्षेत्र जिसमें 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है वह उनको महानगर बोला जाता है। देखो भारत में यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं कि भारत में कितने शहर हैं, 5000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। और कितने महानगर हैं, 27। अब महानगर के कोई एग्जांपल दो, जैसे चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। देखो जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं उन क्षेत्रों को महानगर बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एक शहर का कि किस तरह से जीवन वहाँ पे चलाया जाता है, किस तरह के काम किए जाते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए कुछ देखो, ये रेहड़ी पे सब्जी लगा रखी कुछ लोगों ने, ठीक है, कुछ नाई का काम कर रही है, कुछ सफाई कर रहे हैं, और इसके अलावा किसी ने ठेले नीचे बैठ के ही क्या है जो फ्लावर्स हैं वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ये देखो ये लड़का अखबार बेच रहा है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। तो कोई 10 की लिस्ट आप खुद बनाएं, आप खुद सोचें किस तरह के काम आपने देखे हैं शहरों में करते हुए। देखो यहाँ पे ऑटो चलाया जा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। सड़कों पर काम करना, किस तरह से लोग सड़कों पे काम करते हैं। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसी, तो ये एक लड़की के द्वारा कहानी सुनाई जा रही है कि मेरी मौसी बहन रहती है, मुसेरी बहन रहती है, मैं यहाँ गिनी चुनी बारी आई हूँ। यह बहुत ही बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मुसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के तड़के ही घर से निकल गए मुख्य सड़क की तरफ। मैंने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल होती है ना शहरों में, गाँव में भी होती है चहल पहल, बट शहरों में भी काफ़ी तरह के लोग काम करते हैं। सुबह सुबह अपनी रेहड़ी को तैयार करना, ठीक है, ठेले के लिए अपनी जगह बनाना, उसको तैयार करना, उस पर सामान सजाना, तो विभिन्न तरह के काम करते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले क्या कर रहे थे, अपनी रेहड़ी पर टमाटर गाजर खीरे मतलब कि जो भी सब्जी उन्होंने खरीदी थी उसको लगा रहे थे धो धो के अच्छे से साफ़ करके, ताकि लोगों को वो अच्छे से दिखे और वो खरीदें, ताकि लोग देख सके। और उसके पास बेचने के लिए क्या क्या था, देखो उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। अब ये सारे काम बता रही है कि किस किस तरह के काम देखे। तो आप भी जब शहर में जाएं या शहर में रहते हो तो आपने क्या क्या देखा उसकी लिस्ट बनाएं। पहला क्या देखा कि रेडी वाला अपनी सब्जी सजा रहा था रेडी पे, दूसरा फूल वाली बैठी थी और वो फूल बेच रही थी, वह सुंदर रंगीन तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। चलो नेक्स्ट दो काम हमने देखे। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों लोगों से घिरा हुआ था, क्योंकि सब लोग वहाँ चाह रहे थे कि वो भी अखबार पढ़ें और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, ठीक है। वहाँ से बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए जा रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ था। तो ऑटो रिक्शे वाला अपना ऑटो का काम कर रहा है, अखबार बेचने वाला अपना अखबार का काम कर रहा है, फूल बेचने वाली फूल बेचने का काम कर रही है, रेडी पे अपनी सब्जी लगाकर रेडी वाला अपना सामान तैयार कर रहा है बेचने के लिए। तो बार बार आप पिछला रिमाइंड करते जाएं ताकि आप ना भूलें। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से को लेकर अपना सामान निकाल कर काम करना शुरू कर रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। तो देखो नाई के बारे में, मोची के बारे में, ऑटो रिक्शा के बारे में, सब्जी वाली रेडी के बारे में, फूल वाली के बारे में, ओके अखबार बेचने वाले के बारे में, और बसेस जा रही थी। तो देखो कितने तरह के काम उसने देखे। आप बार बार रिमाइंड कर रहे हैं ताकि हमें रिमाइंड रहे। तो आप भी इसको ध्यान में रखें। एक ग्राहक पहले से ही आया हुआ था, उसके बाद जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे, ठीक है, पिन व चिमटी लेके जा रही थी। मतलब वो भी छोटा मोटा सामान उसने रखा हुआ था बेचने के लिए एक रेडी के ऊपर,
ठेले के ऊपर, ठीक है, ठेला गाड़ी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां लेके जा रहा था। देखो सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। वो रेडी पर सामान सब्जी सजा रहा था बेचने के लिए, ये साइकिल से अपना सामान लेके जा रहा था सब्जी बेचने के लिए। हम उस जगह पर आ गए जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, किसी एक ऑटो रिक्शा किया और बाजार के लिए चल पड़ी। तो देखो और इन्होंने क्या बताया कि ऑटो रिक्शा वाले अपना काम शुरू कर रहे थे, वो कतार में खड़े थे। जैसे जैसे ग्राहक आते जाएंगे तो वो अपना काम शुरू करते जाएंगे। अब बच्चू मांझी कौन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो हमने एक स्टोरी एक लड़की के माध्यम से पढ़ी कि उसने शहर में किस किस तरह के काम देखे थे, ठीक है। बच्चू मांझी क्या है, एक रिक्शा वाले का नाम है। अब इसकी क्या कंडीशन है, ये शहर में क्यों आया, हमें ये सब देखना है। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना गांव में काम छोड़कर अपने परिवार बच्चों को वहाँ पर छोड़कर शहरों में आकर काम करते हैं। तो वो काम शहरों में आकर क्यों करते हैं, इन सब के बारे में आप आज आपको क्लियर करना है। जैसे ये क्या कहता है बच्चू मांझी, मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ, ठीक है, मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ और जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम मैं करता था। बट क्या हुआ कि तो कमाई तो होती थी पर वह पूर्ण रूप से अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पाता था। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने ये पुराना रिक्शा ख़रीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। ये काफ़ी साल पहले की बात है। ओके, रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता है वो रिक्शा लेके और ग्राहक जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ देते हैं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में कम से कम 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ, मतलब उस एरिया के अंदर ही चलाता रहता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से 5-10 रुपये उसको डिस्टेंस के मुताबिक वो ले लेते हैं। जब तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता और बिल्कुल भी पैसा कमा नहीं पाता। अब उसको देखो सारा दिन काम करके 80 या 100 रुपये के करीब बन जाते हैं, जिसमें से 50 से 60 रुपये उसका वहाँ पे रहने का जो रेंट है, खाने पीने का खर्चा निकल जाता है। और जो थोड़ा बहुत 30-40 अगर वो बचा भी पाता है तो वो अपने परिवार के लिए उसको बचा पाता है और वो साल में 2-3 बार अपने गाँव जाता है और अपने परिवार और बच्चों से मिलता है। तो देखो किस प्रकार का जीवन होता है कुछ लोगों का, जिनको अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने गांव से दूर रहकर शहरों में काम करना पड़ता है और फिर भी उनको अच्छी तरह से अपना वो जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। उनको काफ़ी कम पैसा मिल पाता है अपना जीवन चलाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो है उनकी मरम्मत करते, उसने क्या बोलना, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चू मांझी शहर क्यों आया था, आप बताइए। क्योंकि उसका मिस्त्रीगिरी का काम से जो पैसा आता था वो उससे अपने परिवार को अच्छे से नहीं चला पाता था, या मिस्त्रीगिरी का काम पूरा साल नहीं मिल पाता होगा, इसीलिए वो काम की तलाश में शहर आया था। बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता था, क्योंकि उसको शहर में काम करने की तलाश में शहर आना पड़ा और जब उसे काम मिला तो वो अपनी आजीविका चलाने के लिए शहर में काम करने लगा, जिससे उसको अपने परिवार और बच्चों से दूर रहना पड़ा। किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, सब्जी मंडी से अपना सामान खरीदते हैं, ठीक है, फिर उसको अपनी रेडी पे लगाने का काम करते हैं, ठीक है। देखो खरीदते हैं सबसे पहले, फिर उसकी तैयारी करते हैं, फिर उसको गली गली में जाकर बेचा जाता है। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्योंकि उसकी ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी जो एक दिन की कमाई वो 80 से 100 रुपये है और उसमें से भी 50-60 उसके खाने पीने में और उसके किराए में चले जाते हैं, तो उसको बहुत कम बच पाता है। अगर वो छुट्टी करता है तो उसको ये 80-100 रुपये का नुकसान होगा, इसलिए वो बहुत मुश्किल से अपनी ये जो छुट्टी है उसको ले पाता है। ओके, बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं, वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते। देखो मैंने 3 तरह के बताए थे ना, कि जो सड़कों पे काम करते हैं
और कुछ मुरम्मत का काम करते हैं, कुछ सेवाएं देते हैं। वे सब रोजगार में लगे हैं, मतलब अपना रोजगार अपने आप ले लेते हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में भी 3 बताए थे कि कुछ लोग अपना चाहे छोटा मोटा काम करते हैं, वो अपना रोजगार खुद चला लेते हैं, वो किसी की जगह पे काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि मैं किस तरह से मैं सामान लाऊंगा, उसको किस तरह से रखूँगा, कैसे डिमांड लोगों की पूरी करूँगा, कैसे उसको सेल करूँगा, कितना माल खरीदे और कहाँ से कैसे अपनी दुकान में लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। देखो अस्थायी बताया था ना कि वो ठेले लगाते हैं, जैसे फुटपाथ पे लगा लिया तो नगर पालिका वाले उसको कभी भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो दुकानें होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है उनकी। कभी खंभों पर तिरपाल प्लास्टिक चढ़ाकर वो अपनी दुकान बना लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क को पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चला लेते हैं, मतलब इधर उधर बैठकर वो अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनकी जो दुकानें होती है वो अस्थायी होती है, उनको कभी भी वहाँ से हटाया जा सकता है। उनको पुलिस कभी भी वहाँ से अपनी दुकान हटाने को कह सकती है। उनके पास कोई भी सुरक्षा नहीं होती है, कोई लाइसेंस नहीं होता है। वहाँ ठेले वालों को घुसने की इजाज़त भी कई बार नहीं दी जाती कुछ जगहों पे। ओके, वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले जो सामान तैयार करते हैं उन्हीं को ही बेचते हैं अपने ठेले पे। ठीक है, ठेले पे छांट करके बेच जाते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर जो खाना या नाश्ता बनता है वो जो बेच रहे हैं उनके परिवार वाले ही बनाया करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नीचे भी एक लाइन है पिक्चर के नीचे कि अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई और नहीं होता है कि किस तरह से वो काम करे, तो वो इधर उधर बैठकर ठेले लगा कर ही अपना सामान बेच लेते हैं। ज़्यादातर शहरों में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसका 12%। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों का काम पे सामान बेचते हैं। देखो हमारे देश में लगभग 1 करोड़ के लोग ऐसे हैं जो ठेलों पे सामान बेचते हैं या फुटपाथ पर बैठकर अस्थायी दुकानें बनाकर काम अपना सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियाँ और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट। देखो जो लोग फुटपाथ पर अपना सामान बेचते हैं, जो ठेले लगाकर अपना सामान बेचते हैं, तो लोग उनको इस नज़रिए से देखते हैं कि वो यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के बीच में एक रुकावट का काम करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो इस तरह से अपने छोटे छोटे काम कर कर अपना परिवार चला पाते हैं, उनका खर्चा चला पाते हैं, प्लस में लोगों को कुछ अच्छे दामों पर हर चीज़ उपलब्ध भी करवा पाते हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है लोगों को एक अच्छी कीमत पे सामान उपलब्ध करवाने का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या बोला है। जो ब्लू कलर है, देखो सॉरी येलो कलर में कवर कर रखा है, लेकिन कई संस्थानों के प्रयास, देखो कुछ संस्थाओं ने इनके लिए आवाज़ उठाई और उनके प्रयास से क्या हुआ, अब इनको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। ये सबकी ज़रूरतों को पूरा करते इस नज़रिए से अब इसको देखा जाने लग गया। इन संस्थाओं के प्रयास के कारण सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार करिए जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। पहले इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, उनको वहाँ से हटा दिया जाता था, लेकिन अब सरकार इनके लिए कदम उठा रही है, इन पर लगे प्रतिबंध हटा रही है। कानून में देखो उनके पास काम करने की जगह होगी या यातायात है, लोगों का आवागमन भी सहज होगा, इससे वो खुद भी काम कर पाएंगे, रोजगार भी मिल पाएगा उनको, प्लस में लोगों का आना जाना लगा रहेगा अगर इसे सुचारू रूप से संभाला जाए। तो ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय किए जाएं। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर कुछ जगह फिक्स कर दी जाए कि यहाँ पे ठेले रेडियाँ लगा के आप सामान बेच सकते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाज़ार में। जब हम बाज़ार पहुंची, वो जो लड़की थी जिसकी मौसेरी बहन उसको घुमाने लेके गई थी, तो वो स्टोरी सुना रहे हैं पहले उन्होंने क्या क्या देखा शहर में। ठीक है, उसके बाद बच्चू मांझी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं बाज़ार में। जब वे बाज़ार पहुंचते तो दुकानें अभी भी खुलनी शुरू ही हुई थी, क्योंकि वो सुबह सुबह निकल गई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। मिठाई, खिलौने, कपड़े, बर्तन, बिजली के सामान आदि तरह की उन्होंने दुकानों की कतारों पर देखे कि किस तरह से लोग अपना सामान सजा रहे थे।
ओके, दांतों के डॉक्टर के पास उन्होंने जाना था, उन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखी थी और उन्होंने अपना चेकअप उसने करवा लिया। ठीक है, इस बारे में यही समझाया गया। तो उसने बोला डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई। वहाँ पर वो कपड़े सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। इस पर शोरूम को 3 मंजिल था जिसमें वो गए थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहाँ लड़कियों के कपड़े थे। देखो, कुछ ऐसी भी इमारतें होती हैं जो बहुत मंजिलों पे बनी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो ये कुछ लोगों की खुद की होती है। तो देखा हमने स्टार्टिंग में हमने किया था कि कुछ की खुद होटल्स होते हैं, खुद की बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, वो काम चलाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि जिनकी रेडी ठेले होते हैं वो अपना रोजगार अपने आप कमाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के होटल फैक्ट्रीज घरों में काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। नेक्स्ट है बड़ी दुकान में। हरप्रीत कौन है और आगे हम देखेंगे। हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को त्योहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी सहायता करते थे। ठीक है, उन्होंने बोला। अब उन्होंने क्या बोला, वंदना उसकी वाइफ है। ठीक है, हरप्रीत की। हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन इसका अब कम फ़ायदा है क्योंकि आजकल लोग रेडीमेड कपड़े मांगते हैं। ठीक है, हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल जो आता है कहाँ से, एक तो मुंबई है, दूसरा अहमदाबाद, फिर है लुधियाना, त्रिपुरा। देखो, आप देखना कि इस तरह से जो माल लिए जाते हैं ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इन बड़े बड़े शहरों से लिए जाते हैं, महानगरों से। ठीक है, दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी ये सामान खरीदा जाता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। वो बता रही है कौन, वंदना, अब अपने शोरूम के बारे में। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हम कई चीज़ें करनी पड़ती है। देखो, किस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, हम वो सीधा डिस्कस कर लेते हैं। आप सबको भी पता है कि जो इनके पास सामान है पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है। एडवर्टाइजमेंट करवाने के बाद उनको मतलब एक काम और भी होता है, अलग अलग जगहों से, जैसे हमने ऊपर देखा, सामान मंगवाया जाता है, सामान इकट्ठा किया जाता है। सामान फिर कस्टमर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, फिर उसको सेल करा जाता है। ठीक है, फीडबैक ली जाती है। तो इस तरह से काफ़ी तरह के काम करने पड़ते हैं। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग ऐसे हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें होती हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हो सकती हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद ही संभाल लेते हैं या दूसरों को भी अपनी जगह अपनी दुकानों में काम पर रखते हैं और उन्हें रोजगार देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये पक्की दुकानें होती है जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। ठीक है, नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। देखो, होता है ना कि कहीं कुछ जगहों पे संडे को मार्केट बंद होती है, कुछ जगहों पे सोमवार को, कुछ जगहों पे मंगलवार को, कुछ जगहों पे इसमें बताया बुधवार को बंद होती है। तो ये नगर निगम ही डिसाइड करता है कि किस दिन बाजार को बंद रखा जाएगा। और हर एक दुकान के पास अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना होटल, अपना रेस्टोरेंट सब चलाने के लिए उनके पास लाइसेंस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देते हैं। ठीक है, अब फैक्ट्री का पहले हमने देखो क्या देखा था कि जो ठेले पे रेडी से काम चला रही हैं। फिर हमने देखा था कि जैसे वंदना और हरप्रीत के बारे में भी पढ़ा कि उनका खुद का शोरूम है, दूसरे लोगों को भी वो काम दे पाते हैं। ठीक है, वो अधिक मुनाफा कमा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था एक बच्चू मांझी के बारे में जो रिक्शे से काम चलाता है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि कुछ लोग कितना मुनाफा कमा पाते हैं, खुद की दुकानें होती हैं, कई बिल्कुल मुनाफा नहीं कमा पाते। ठीक है, वो सिर्फ अपनी दिन प्रतिदिन की आजीविका को चला पाते हैं ओनली। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, तो मुझे एक खास मौके पर पहना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, तो उसको वो वहाँ लेकर जाती है जो कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। अब इस पैरे के अंदर आगे तक यही बताया कि जब वो बस में एंटर करती है तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है कि वो पूरी तरह से एक कोने में फंस जाती हैं और इंतज़ार करती हैं कब वो जल्दी से बस रुके हम और उतरे वहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि लोग कितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो मेन है यहाँ पे। तो उन्होंने बताया अपने वहाँ तक जाने की यात्रा के बारे में कि लोग किस तरह से कतार में खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे। ठीक है,
आगे देखते हैं, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पाइप की लाइन के लिए खुदाई का काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर। अनियमित मजदूर का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं लेकिन उन्हें डेली काम नहीं मिलता, तो इसीलिए डेली ना मिलने को ही क्या बोलते हैं? अनियमित मजदूर बोला जाता है, जिनको कभी कभी काम मिलता है। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ थी। मतलब इतने ज़्यादा लोग थे और इतना ज़्यादा काम था। लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई मशीन पर लगा हुआ था। हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने फैक्ट्री का दृश्य देखा कि किस तरह से लोग इतने ज़्यादा संख्या में काम कर रहे थे और सबके पास एक एक मशीन थी और लगातार वो अपना काम करे जा रहे थे। अब इस पिक्चर को देख के कुछ समझ पा रहे हैं आप? देखो, लेबर चौक क्या होता है। देखो, हर शहर में लेबर चौक बने होते हैं, जैसे हमारे भी यहाँ है, तो आपके वहाँ भी होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। लेबर चौक एक ऐसा चौक होता है जहाँ पर सभी मजदूर इकट्ठा होते हैं सुबह सुबह, और जिसको भी अपने घर में कंस्ट्रक्शन का या अपने कहीं पे भी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है तो वो इस लेबर चौक से इन मजदूरों को लेते हैं और काम पर ले जाते हैं। ठीक है, मजदूर अपने औजारों के साथ यहाँ बैठकर इंतज़ार करते हैं कि लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ही ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वो निर्मला है जो कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रही है, जिसके पास वो जरी का काम करवाने आई है। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करते हैं। निर्यात करने वाली मतलब जो बाहर काम, जैसे सील कर कपड़े जैसे अमेरिका वगैरह बेचते, तो इसमें ये बताया गया था कि ये फैक्ट्री जो है वो गर्मियों के कपड़े अमेरिका के अंदर सिल कर स्टिचिंग करके उसकी बेचती है। ठीक है, इस बारे में यही बताया। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं और एक्स्ट्रा काम करने पे रात को लेट तक तो 40 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो मतलब देखो, कुल मिलाकर 120 रुपये मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है इतने घंटे काम करने के। जून तक काम ख़त्म हो जाता है ये कपड़े सिलने का जितना भी ऑर्डर होता है, तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं, जिसमें निर्मला को भी निकाल दिया जाता है। तो हमने देखा करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं होता, तो इनको क्या बोलेंगे? अनियमित बोलेंगे, क्योंकि अनियमित क्या होता है? जिसको पूरे साल काम नहीं मिल पाता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम करते हैं। ठीक है, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को अपने काम करवाने की ज़रूरत होती है, तभी वो बुलाता है। बाकी समय में जब उसको ज़रूरत नहीं होती तो वो नहीं बुलाता। तो इस बारे में ये था। नेक्स्ट देखते हैं, निर्मला की तरह की नौकरियाँ स्थायी नहीं होती हैं, लगातार नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत भी करता है तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको सुरक्षा का कोई भी मौके नहीं दी जाती, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कम पैसों में ही लगातार काम करते रहते हैं, क्योंकि अगर ये तनख्वाह बढ़ाने की बात भी करते हैं तो ये उनको काम से निकाल देते हैं। नेक्स्ट है, उनमें बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रहती। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करंगों की, यानी पावरलूम फैक्ट्री। पावरलूम फैक्ट्री क्या होती है? जिसमें जो करंगे होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे वाले पैरे में। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देना। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियां या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? क्योंकि जिन महीनों में उनके पास काम आता है फैक्ट्री वालों के पास, तब वो मजदूरों को रख लेते हैं। जब उनके पास भी काम नहीं होता है तो वो मजदूरों को वहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे निर्मला के, कमाई बहुत कम थी, काम करने की जगह भी सुविधाएं भी बहुत कम थी, उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती किसी प्रकार की, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या नहीं है, उनको साल भर काम नहीं मिल पाता, तो उन्हें कुछ ही महीने काम मिल पाता था। नेक्स्ट है, पालियों के 12-12 घंटे तक काम करते थे, 12-12 घंटे काम करते थे। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती थी। कुछ लोगों को देखो कितना काम करवाया जाता था, लेकिन अलग से मजदूरी उनको एक्स्ट्रा काम की नहीं दी जाती थी। दफ्तर के बारे में कुछ पढ़ते, हमने फैक्ट्री के दृश्य के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जैसे रिक्शा वाले के बारे में पढ़ लिया, हमने रेडी लगाने वालों के बारे में पढ़ लिया, जिनकी खुद के शोरूम है उनके बारे में पढ़ लिया। तो अब एक दफ्तर के बारे में पढ़ते हैं। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें
शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। तो हमने सोचा कुछ देर पहले ऑटो रिक्शा से पहुंच जाते हैं। तो क्या हुआ, चारों तरफ उन्होंने, जैसे उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। अब वो एक दृश्य और देख रही है कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं शहर में। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ बढ़ रहे थे। मुझसे एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताया गया कि वो क्या करती हैं, उनका काम क्या है। वहाँ पर जितने भी लोग बिस्किट बनाते हैं अलग अलग विभागों में बांटे गए, तो वो उनका निरीक्षण करने का काम करती थी। उनकी मौसी निरीक्षण मतलब जांच पड़ताल करती थी, ठीक है। तो इस पैरे में सिर्फ इतना ही है, ये एक कहानी के रूप में बताया है, बट इसमें से निचोड़ क्या निकलता है वो सुनिएगा। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती थी। तो ये तो पूरा साल इनकी सैलरी चलती थी, चाहे काम मिले चाहे ना मिले। तो मतलब हमने पीछे पढ़ा, अनियमित कारीगर होते, अनियमित मजदूर होते हैं जिनको पूरा साल काम नहीं मिलता। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्थायी रूप से काम करते हैं। फैक्ट्री, कंपनी, दफ्तर उनको स्थायी रूप से रखते हैं। स्थायी रूप का मतलब काम है तो भी उनको सैलरी तनख्वाह मिलेगी, नहीं है तो भी उनको मिलेगी, ठीक है। उनको और भी काफ़ी तरह की सुविधाएँ दी जाती है, वो हम आगे देखेंगे। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी को की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। उनको विश्वास है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको काफ़ी तरह की सुविधाएं मिलती है। नंबर 1, बुढ़ापे के लिए उनकी बचत की जाती है। देखो, उनकी तनख्वाह का एक भाग एक भविष्य निधि में जमा कर दिया जाता है, बाकी उनको तनख्वाह दे दी जाती है और इस जो बचत की गई उस पर ब्याज भी मिलती है। तो देखो ये कितना अच्छा फ़ायदा मिल रहा है कि बुढ़ापे तक उनके काफ़ी पैसे जुड़ जाएंगे और वो स्थायी रूप से अपनी जॉब करती रहेंगी। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों पर उन्हें छुट्टी मिलती है। उनकी वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं कि जैसे एक वर्ष के अंदर उनको 10, 15, एक महीने ये छुट्टियां फिक्स होती हैं, वो भी मिलती है। हर त्योहार पे छुट्टी मिलती है, हर इतवार की छुट्टी मिलती है। देखो, स्थायी होने के कारण, वहाँ के स्थायी कर्मचारी होने के कारण इनको बुढ़ापे की बचत करने का भी मौका मिलता है, छुट्टियां भी मिल पाती हैं और ये स्थायी रहती है। इन्हें अपनी नौकरी की कोई परवाह नहीं रहती। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी मिलती है। एक सीमा ऐसी होती है जहां तक कर्मचारी और उसके परिवार का खर्च कंपनी द्वारा सुरक्षा का खर्च उठाया जाता है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा इनको दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या है, महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र। अब एक नया क्षेत्र स्टार्ट हो चुका है महानगरों में कॉल सेंटर। अब ये कॉल सेंटर क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे हमारे सिम में प्रॉब्लम हो गई तो हम सिम जैसे हम करते हैं वहाँ पे कॉल, तो जो हमें आगे से रिप्लाई करता है, हमारी हेल्प करता है, हमें गाइड करता है, वो भी एक तरह से कॉल सेंटर का काम कर रहे हैं, ठीक है। और कई बार हमारे पास भी कॉल आता है कि आप ये लोन ले लीजिए, हमारे पास ये डिस्काउंट चल रहा है, आप ये खरीद लीजिए। तो ये सब कॉल सेंटर्स के काम होते हैं। ज़्यादातर कंपनी है, शोरूम्स है, सब अपने कॉल सेंटर्स बनाते हैं। मतलब एक तरह की कस्टमर्स के लिए फैसिलिटी शुरू की गई है ताकि कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सुना जाए, उन्हें सॉल्व किया जाए, उन्हें नई नई स्कीम्स के बारे में बताया जाए। आई होप कि आपको कॉल सेंटर के बारे में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। मतलब कॉल सेंटर्स भारत में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ न केवल भारतीय कंपनी बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर, देखो हमारे इंडिया के कॉल सेंटर्स तो इंडिया में हैं, बट विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर्स भारत में स्थापित कर रही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण ये है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से कम वेतन पर मिल जाते हैं। क्योंकि वहाँ के लोग अगर काम करते, विदेशी कंपनियों में कॉल सेंटर स्थापित करते, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है। बट भारत में लोग अंग्रेजी बोलने वाले जो कि कम वेतन पे भी काम कर लेते, इसीलिए विदेशी कंपनियाँ इन गुणों के कारण आकर्षित होती है और अपने कॉल सेंटर भारत में स्थापित कर पाती है। नेक्स्ट, अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी दी जाती है। तो देखा आपने स्थायी कर्मचारी को कितनी प्रकार की सुविधाएं। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए अस्थायी और स्थायी में क्या फ़र्क है, स्थायी वालों को किस किस प्रकार की अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है और अस्थायी वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं। जो उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है, वे लगातार उसी दफ्तर, फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता, बल्कि उन्हें नियमित रूप से ही रखा जाता है, चाहे काम हो चाहे ना हो। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी
नदी की कास में थकी मांदी बैठ गई। अब वो थक चुकी हैं, इतनी तरह का काम करती, उन्होंने इतना कुछ देखा, शहरी जीवन को काफ़ी तरह से उन्होंने एनालाइज किया। अब वो घर जा रही है, तो आगे देखते हैं। ये तो एक स्टोरी है, बट हमने तो मेन बातें देखनी है, ठीक है। अब आ गए हैं क्वेश्चंस। अब आप इसको सोल्व करने में हेल्प कीजिएगा। नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की ज़िंदगी का विवरण दिया गया है, इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए। देखो लेबर चौक क्या था, सबसे पहले मैं ऊपर से कर देती हूँ। लेबर चौक एक ऐसा चौक था जहाँ पर मजदूर बैठते हैं, ताकि अगर किसी को मजदूर चाहिए तो वो मजदूरों को वहाँ से हायर कर लेता है और उन्हें अपने काम के लिए ले जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, लेबर चौक मजदूर रहते ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते। ये जो मजदूर है ये स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते, कोई घर नहीं ले पाते बेचारे, और इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं। कुछ मजदूर कुछ रात्रि में रेन बसेरा जो कि नगर निगम चलाता है वहाँ पर सोते हैं, और उसमें से 6 रुपये एक बिस्तर का प्रतिदिन का किराया देना पड़ता है नगर निगम को। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होने के कारण आसपास की चाय या खाने पीने की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते मजदूर। वहाँ पर वो अपना सामान और पैसा जमा करा देते हैं, ताकि उनके सामान की सुरक्षा रहे, और ज़रूरत पड़ने पर वो इन्हीं दुकानों से, चाय वालों से और जो भी दुकानें उनसे कर्ज भी ले लेते हैं। ओके, तो मज़दूरों की जो अस्थायी मज़दूर है उनके बारे में हमने पढ़ा, कैसे रहना है उनका, कैसे, ठीक है, कैसे उनको काम मिलता है, कैसे वो अपना सामान सुरक्षित रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन कीजिए। इसको आप कंप्लीट करेंगे। देखो, बच्चू मांझी काम की जगह कैसी थी उसकी काम की जगह, वो तो घूम घूम कर अपना रिक्शा चलाता था, ठीक है, 80 या 100 रुपये उसके बनते थे। काम की सुरक्षा, उसको कोई सुरक्षा नहीं थी उसके पास, ठीक है, सुविधाएं उसके पास नहीं थी। सबका काम या रोजगार, देखो उसका खुद का रिक्शा था, तो वो अब उसको, उसका खुद का रोजगार है ना, उसको कहीं दूसरे की जगह पे काम नहीं करना पड़ रहा। हरप्रीत और वंदना ये कौन थे, इनका खुद का शोरूम था ना, काम की जगह इनकी स्थायी जगह थी। आय इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जो हज़ारों में है। काम की सुरक्षा इनके पास पूर्ण थी। सुविधाएं इनके पास बहुत अच्छी थी, इनकी खुद की फैक्ट्री है तो सारी सुविधाएं तो ये कर ही पाएंगे। सवे का काम या रोजगार, इनका सवे का ही काम था। निर्मला, अब निर्मला के बारे में पढ़ा, जो कि फैक्ट्री में काम करती। काम की जगह क्या आएगी इसकी, तो होगी फैक्ट्री, ठीक है। आय कैसी थी इसकी आय कैसी थी वो आप रीडिंग से जानिएगा। इनको काम की कोई सुरक्षा नहीं थी, सुविधाएं इनको ज़्यादा नहीं मिल पाती थी, सबका काम या रोजगार, इनका खुद का काम नहीं था, ये फैक्ट्री में काम करती थी, ठीक है। काम की जगह सुधा की क्या थी, कंपनी की थी। इसकी सैलरी क्या है, इसकी काम की सुरक्षा क्या है, सुविधा क्या मिली इसको तो बहुत सारी सुरक्षाएं मिली थी, है ना, पता है, जैसे कि हमने देखा था। इसका सवे का काम या रोजगार, इसकी स्थायी जॉब था, ये वो वाला एग्जाम्पल है। तो आप इसके टेबल को कंप्लीट कीजिएगा, रीडिंग मैंने करवा दी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक टेबल फिल करेंगे साथ में। थर्ड क्वेश्चन, एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है। स्थायी और अनियमित में क्या फ़र्क है। अनियमित जिसको पूरे वर्ष काम नहीं मिलता, स्थायी जिनको पूर्ण वर्ष काम मिलता है। स्थायी में काम हो या ना हो उनको तनख्वाह मिलती है, अनियमित में उनको तनख्वाह पूरे वर्ष नहीं कर ले पाते हैं, नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। इनको काफ़ी तरह की सुविधाएं भी दी जाती है, इनके पास कोई सुविधा नहीं होती है इनकी जो, ठीक है। और भी चलो देखिएगा वो आप डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं। हमने देखा था कि बुढ़ापा बचत कर पाती हैं, परिवार के लिए सुरक्षा की उनको सुविधाएं मिलती हैं, चिकित्सा की सुविधाएं एक सीमा तक मिलती हैं उनको और उनके परिवार को। और क्या थी, इनको छुट्टियां दी जाती हैं त्योहारों पे, ठीक है, अगर बीमार होते तो भी छुट्टियां दी जाती हैं, और प्लस में इतवार की छुट्टी होती थी, तो काफ़ी तरह की इनको फैसिलिटी दी जाती थी सुधा को। नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें कि वे किस प्रकार की चीज़ें या सेवाएं मुहैया करवाते हैं, ठीक है। दुकानों या दफ्तरों के नाम बताओ अपने शहर के आसपास। उन चीज़ों से, उन दुकानों, जैसे यहाँ पे किसी दुकान का नाम लिखा, उससे क्या चीज़ मिलती है या क्या सेवा मिलती है, तो वो आपको इस टेबल को फिल करना आपका होमवर्क है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।